हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी में हम अभी जो है उस शुरुआत ही किए हैं। कल जो हम बात किए थे वो प्रस्तावना की बात किए थे। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फर्स्ट आर्टिकल से लेकर जो लास्ट तक जो होता है हम उसकी बात करेंगे, है ना। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके थे कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था कि शुरू में प्रस्तावना है, उसके बाद क्या था, अनुसूचियां हैं। कितना अनुसूची था? 8, है ना। और जो टोटल आर्टिकल है वो है 395, है ना, इस टाइप से। अब ये जो टोटल आर्टिकल है 395, जो शुरुआती वाला जो संविधान जिसमें बना था उस समय इतना आर्टिकल था, अब लगभग 400 से पार हो चुका है। क्लियर। अब इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए कुछ चैप्टर बनाया गया है। आप समझे होंगे चैप्टर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो, है ना। यदि आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा, है ना। उसी टाइप से वो अध्याय बनाया गया है। और ये जो टोटल जो अध्याय है वो लगभग 22 है ना। तो ये 22 क्या है, कौन सा भाग में क्या चीज़ें पढ़ना है, हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ें, उसके बाद हम आर्टिकल की शुरुआत करेंगे। क्लियर है। तो हम अध्याय पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर अनुसूचियाँ पढ़ लेते हैं। ये सब बनाने का मेन मतलब यही होता है ताकि आपको पढ़ने में खोजने में आसानी हो, है ना। आपको बोलेगा कि आप जो है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जो है आप टॉपिक खोजिए, है ना। केंद्र और राज्य का संबंध आप कहाँ खोजेंगे, उसके लिए एक टॉपिक बना दिया गया है कि आप इस भाग में सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में लिखा हुआ, आप आसानी से वहाँ पहुँच जाइएगा, है ना। सेम बुक में भी वही चीज़ लिखा रहता है। कौन सा, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो कौन सा आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है ना। तो ये सारी बातें जो होता है पढ़ने के पर्पज़ से ही इसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, चाहे अनुसूचियाँ हों या ये चैप्टर है ना। तो सबसे पहले हम चैप्टर की बात करेंगे, उसके बाद हम अनुसूची की बात करेंगे, और उसके बाद हम आर्टिकल की शुरुआत करेंगे। क्लियर। बिल्कुल नहीं रटना है ना। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। अगर आज समझ में ना भी आए, क्योंकि हम आगे भी इस पर बात करते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर एक जगह पर लिखा मिल जाता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ से जो है वो रेगुलर सवाल पूछा जाता है पॉलिटी में। क्लियर। पॉलिटी में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपको आर्टिकल रटना नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं रटना है। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपको पढ़ते पढ़ते ही रटा जाएगा। हम इतना बार बोलेंगे ही कि आपको रटा जाएगा। क्लियर। अध्याय, अध्याय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैप्टर, है ना। टोटल है 395 आर्टिकल, और ऐसा माना जाता है कि टोटल जो अध्याय है वो है 22 नहीं पढ़ना है, कुछ अध्याय को हटाया गया है, हम उस पर भी बात करेंगे। और जो महत्वपूर्ण अध्याय है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, हम सिर्फ उस पर ही बात करेंगे। क्लियर है। फर्स्ट, है ना, फर्स्ट है संघ एवं राज्य क्षेत्र, है ना, ये है। और इसका जो आर्टिकल है वो लगभग 1 से 4 तक जो आर्टिकल है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम यही पढ़ने वाले हैं। दूसरा है वो है नागरिकता। नागरिकता के बारे में आप पढ़ते हैं 5 से 11 आर्टिकल के बीच। तीसरा है वो है फंडामेंटल राइट, है ना, मूल अधिकार जिसको आप बोलते हैं। और ये आता है भाग कितना में, ये भाग 3 है, और ये आता है 12 से 35 तक। क्लियर है। चौथा है वो है नीति निदेशक तत्व, या इसी को हम बोलते हैं DPSP, है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। और ये लगभग आता है 35 से 51 तक। क्लियर। उसके बाद आता है 4 के क, ध्यान रखिएगा यहीं पे रुकना है। ये आता है फंडामेंटल ड्यूटी,
यानी इसी को हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। क्लियर है। और ये आता है एकामन के क में। क्लियर है। ध्यान रखिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको आर्टिकल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम उस पर बात करते रहेंगे। क्लियर। 5वां भाग में है वो है संघ के बारे में, यानी यूनियन। क्लियर है। और अगर आपको इसका आर्टिकल आपको पढ़ना है तो ये कितना है 52 से लेकर 151 आर्टिकल के बीच है, उस संघ के बारे में। 6ठा है वो है राज्य के बारे में, स्टेट, है ना। और ये है लगभग 152 से लेकर 237 तक। क्लियर है। 7 नंबर इसमें नहीं है, यानी 7 के बारे में आपको नहीं पढ़ना है ना। तो ये तो आपको इतना कम से कम, ये तो शुरुआत वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है कि फर्स्ट भाग में हम क्या पढ़ते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र। वो जो आर्टिकल है हम यहाँ अनुच्छेद भी लिख देते हैं, अनुच्छेद, है ना, 1 से 4 के बीच। नागरिकता जिसको हम सिटीजनशिप बोलते हैं वो कब है, 5 से 11, है ना। फंडामेंटल राइट जिसको हम मूल अधिकार बोलते हैं, 12 से 35। और एक है नीति निर्देशक तत्व, यानी DPSP, 35 से 51, है ना। फंडामेंटल ड्यूटी 51 के क, है ना, कि कुछ ड्यूटी भी है लोगों का, उसके बारे में पढ़ना है। संघ यानी सेंट्रल का क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बारे में पढ़ना है ना। और राज्य के बारे में क्या है, 151 से लेकर 237 तक ये आर्टिकल है, उसके बारे में क्या पढ़ना है, ये चीज़ें हैं। 7 नहीं है। 8 नंबर जो है उसमें संघ के बारे में है, जो हम पढ़ते हैं ना UT, यूनियन टेरिटरी, है ना। यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना है ना, संघ राज्य क्षेत्र। और ये लगभग आर्टिकल आता है 239 से लेकर 242 तक। क्लियर है। कुछ बातें और कर लेते हैं। 9वां नंबर पर आता है पंचायत। पंचायत के बारे में पढ़ना है ना। 10वां या 9 के क में आता है नगर पालिका, जिसको हम म्युनिसिपल बोलते हैं। 9 के ख में आता है सहकारी समितियाँ, है ना। आर्टिकल इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे हम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे हम इस पर डिटेल बात करेंगे, क्योंकि अभी आप दबाव में आ सकते हैं, है ना। आप कोशिश करेंगे कि आर्टिकल को उतना दिमाग में सेट ना किया जाए। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे करके हम आपको ये जो भाग है ना, कौन सा भाग में कौन सा चीज़ें हैं, फर्स्ट में कौन है, सेकेंड में, ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको ध्यान रखना है ना। ये बात है। 10 नंबर में है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में। 11 नंबर पर है संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है, यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 12, 13 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इसको छोड़ भी सकते हैं, है ना। ये जनरली व्यापार से रिलेटेड है ना, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। 14 नंबर है कि संघ एवं राज्य की सेवाएं। इसका क्या मतलब है, संघ क्या क्या सेवाएं हैं, 3 सेवाएं हैं जिसको हम बोलते हैं IPS, IAS और IFS, है ना। इस संघ की सेवाएं हैं, कौन सा IAS, IPS और IFS, है ना। ये महत्वपूर्ण सेवाएं संघ का है। और राज्य का है जो स्टेट गवर्नमेंट अपना लेती है, जिसे BPSC लेता है, तो उसी में क्या होता है, DSP होता है, SDM होता है, SDO होता है। तो ये सब जो सेवाएं हैं इसके बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। क्लियर। 14 के क में एक शब्द लिखा हुआ है, वो है अधिकरण, यानी इसी को हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हमें कोई चीज़ होता है, किसी चीज़ का न्याय चाहिए तो हम कोर्ट जाते हैं, है ना। तो कोर्ट में इतना ज़्यादा दबाव है, इतना ज़्यादा केस पेंडिंग है, इससे उसी को दबाव को कम करने के लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया है, जिसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, है ना। यानी अलग अलग मुद्दा के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। जैसे अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है
है ना, कहीं पर पर्यावरण का लॉस हो रहा है, कहीं रोड बन रहा है, वहाँ पेड़ काटा जा रहा है ना, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसको बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। तो उससे रिलेटेड जो मुद्दा होगा, जो भी केस होगा, आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, है ना। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो मेन केस है, यानी मेन जो कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसका जो भार है या इसका जो काम है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए क्या होता है, ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। या मान लीजिए कि आईएएस, आईपीएस या आईएफएस के जो लोग हैं, अधिकारी है, इसको किसी भी समस्या है, सीनियर को लेकर है, वेतन को लेकर है, कुछ भी प्रॉब्लम है सरकार से रिलेटेड, तो उसके लिए भी एक क्या होता है, ट्रिब्यूनल का व्यवस्था किया जाता है। क्लियर है। तो इस टाइप से ट्रिब्यूनल का हम यूज करते हैं। 15 नंबर पर आप पढ़ते हैं निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में। 15वां भाग में क्या है, इलेक्शन है, ठीक है। 16 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 17 में पढ़ते हैं राजभाषा, है ना, यानी भाषा के बारे में 17, है ना। और क्या है 17, अब इसको मिटाना होगा। अठारह नंबर पर आप पढ़ते हैं आपातकाल, आपात उपबंध। और आपातकाल आपको पता है कि हमारा संविधान में जो है आपातकाल का उपबंध किया गया है ना। क्या आगे हम बात करेंगे कि आपातकाल क्या है ना, राष्ट्रीय इमरजेंसी क्या है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, हम इस सब पर भी बात करेंगे। 20 नंबर पर है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 20वां भाग। अब 21, 22 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर है। अब इतना लिखाने का क्या मतलब है, आप सोच रहे होंगे, है ना। इतना लिखाने का मतलब सिर्फ एक ही है, ताकि आप ये नहीं बोले कि कोई चीज़ छोड़ दिया है। इंटरेस्टेड बात ये है कि यहाँ से खूब सवाल पूछा जाता है। आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट बीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से सवाल ज़रूर पूछता है। ये पूछ देगा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में हम किस भाग में पढ़ते हैं, 15। राजभाषा के बारे में 17, है ना। तो इस टाइप से जो है वो सवाल पूछा जाता है। ये बुक में भी लिखा हुआ है ना। सिर्फ लिखाने का यही मकसद है, ताकि आपको ये पता चले कि हमारा ध्यान उस पर है, ताकि आप ये ना बोल सके कि ये जो व्यक्ति है वो छोड़ दिया है। क्लियर, ये चीज़ें हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। हालांकि हम जैसे जैसे ये सारा चीज़ पढ़ेंगे, हम ये सारे बात फिर से लिखेंगे, है ना। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे अनुसूची के बारे में। अनुसूची यानी हम जैसे भी बताए हैं कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उसमें 8 अनुसूचियाँ हैं, है ना। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना अनुसूची है, 12। और अनुसूची का भी मतलब वही है, ताकि आपको जो है वो पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। क्लियर, इसलिए अनुसूचियाँ बनाया गया है। क्लियर है। फर्स्ट अनुसूची जो है वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसका क्या मतलब है कि भारत में कितना संघ है और कितना राज्य है ना। तो आपको पता है कि 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। बेसिकली भारत का जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है ना, वो चीज़ है। अगर मान लेते हैं कि भारत पाकिस्तान को क्या करता है, वो कब्जा कर लेता है अपने ऊपर, तो वो चीज़ सबसे पहले हमें कहाँ देखना है, हमें यहीं देखना होता है कि हाँ अब भारत का जो क्षेत्र है वो यही है ना। ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया जाता है, सबसे पहले यहीं पे लिखा जाता है।
क्लियर है? जो सेकेंड अनुसूची है ना, सेकेंड अनुसूची, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको आप तो शेड्यूल बोल सकते हैं, सेकेंड शेड्यूल है ना। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है कि स्टेट और यूटी के बारे में है, क्या क्षेत्र है, कितना एरिया है। सेकेंड शेड्यूल में है वेतन, भत्ता, पेंशन। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी संवैधानिक पोस्ट है, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट हो, है ना, उसका वेतन कौन देगा, कहाँ से आएगा, उसको भत्ता कितना मिलेगा, है ना, और उसको जो है जब वो रिटायर करेंगे तो उनको पेंशन कहाँ से आएगा, ये सारी बातें जो है वो सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है ना। अब सेकेंड शेड्यूल जाके पढ़िए। तीसरा है थर्ड जो शेड्यूल है, उसमें लिखा हुआ है शपथ। और शपथ का क्या मतलब है कि जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन? सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस वो दिलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, है ना। तो वो शपथ किसको कौन दिलाएगा, ये सारा जिम्मेवारी कहाँ लिखा हुआ है, वो सारा चीज़ लिखा हुआ है यहाँ शपथ में। जैसे अगर चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, है ना। तो ये चीज़ें लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दिला देगा। अगर कोई भी व्यक्ति देता है तो क्या होगा, संविधान का उल्लंघन होगा। वही बात जो है वो थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है? फोर्थ में है राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीट यानी कौन सा यूटी या और स्टेट में कितना राज्यसभा का सीट होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि हमारे संविधान में क्या है कि संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में दो चीज़ें होता है, एक को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा, है ना। तो लोकसभा का कितना सीट पर चुनाव होता है? 545, और ये राज्यसभा का 245, है ना। तो ये 245 में कौन सा राज्य को कितना सीट मिलेगा? जैसे बिहार है, बिहार को कितना सीट है? 16 सीट, है ना। तो ये कैसे पता है? तो उसी टाइप से जो राज्यसभा का जो सीटें हैं उसके बारे में जो है वो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 में। क्लियर? आर्टिकल 5 शेड्यूल 5 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति, है ना। अनुसूचित जाति जनजाति का मतलब ये है कि जो भी ट्राइबल लोग हैं, है ना, उस पर शासन कौन करेगा, उसका प्रशासन और उसका नियंत्रण किसके हाथों में होगा, ये सारी बातें जो है वो 5 शेड्यूल में लिखा हुआ है ना। आपको पता है कि हम लोग का जो कल्चर है, जो रहने का तरीका है, और जो जनजातीय लोगों का रहने का तरीका है, दोनों डिफरेंट है ना। तो अगर हमारे जैसा ही ट्रीट किया जाएगा जनजातीय लोगों को तो क्या होगा, दिक्कत होगा, है ना। तो इसके लिए एक अलग से जो है व्यवस्था किया गया है, वो सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है 5th शेड्यूल में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इस पर भी बात करेंगे जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे, तो हम इस पर डिटेल बात करेंगे। क्लियर? 6th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? यहाँ भी जनजातीय से रिलेटेड है। उसमें 4 स्टेट मेन रूप से आता है, जिसको हम बोलते हैं AMTM। AM का मतलब क्या हुआ? आसाम। M का मतलब क्या है? मेघालय। T का मतलब क्या है? त्रिपुरा। और M का मतलब है मिजोरम। ये 4 राज्य है जहाँ पे वही चीज़ है कि जनजातीय लोगों को रख रखाव, उसका प्रशासन, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा कि 5 में भी अनुसूचित जाति जनजाति है, यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इस पर भी बात करेंगे, है ना। यहाँ हम इसलिए भी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और उसका अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। क्लियर है? 7th शेड्यूल है, वो पावर देता है किसको? सेंटर एंड स्टेट को। क्या करने के लिए? विधि बनाने के लिए।
विधि का मतलब क्या होता है? रूल बनाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो देश है वो चलता है 3 स्टेज पर। 3 स्टेज का क्या मतलब होता है कि ऊपर में केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, उसके बाद क्या है? पंचायती राज है। 3 स्टेज है, तीनों अपना अपना क्या है? कानून बनाती है ना। जो 7th शेड्यूल में जो चीज़ें लिखा हुआ है वो ये सिर्फ 2 की बात किया है कि सेंटर के पास कितना पावर है रूल बनाने का। वैसा कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर जो है वो सेंटर रूल बना सकता है, और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पर राज्य जो है वो स्टेट रूल बना सकता है, और ऐसा कितना सब्जेक्ट है जिस पर दोनों रूल बना सकता है, जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट, सेंटर रूल बनाएगा। स्टेट लिस्ट, स्टेट रूल बनाएगा। लिस्ट का मतलब है कि उसमें वो सारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है। पहले कितना सब्जेक्ट था, अब कितना सब्जेक्ट है, ये ज़रूरी है और इससे सवाल भी पूछा जाता है ना। पहले जो सेंट्रल लिस्ट में खासकर, या यूनियन लिस्ट बोल सकते हैं, सेंट्रल को आप यूनियन भी बोल सकते हैं। यूनियन लिस्ट में जो जितना सब्जेक्ट है जिस पर केंद्र कानून बना सकता है ना, वो पहले था कितना था? पहले था 97, अब कितना है? 100। स्टेट लिस्ट में कितना था? स्टेट लिस्ट में पहले था 66, अब कितना है? 61। और कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसको हम समवर्ती सूची बोलते हैं, है ना, और इसमें कितना था? इसमें जो पहले था वो पहले था 47, और अब ये जो है लगभग 52 हो गया है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है 5 कम हुआ स्टेट लिस्ट में, और यही 5 बढ़ा है कि यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी 5 क्या किया है कि स्टेट लिस्ट से कहाँ डाल दिया है? समवर्ती सूची में। कौन कौन लिस्ट है हम इस पर भी बात करेंगे, है ना। तो 7th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ? 7th शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य जो है किस किस विषय पर जो है, कौन वैसा विषय है जिस पर जो है अपना अपना कानून बना सकता है ना। तो अगर यूनियन लिस्ट है तो उसमें 100 सब्जेक्ट है अभी वर्तमान में, है ना। उस पर क्या है? केंद्र सरकार कानून बना सकता है। अगर स्टेट लिस्ट की बात करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, है ना। अगर बिहार की बात करेंगे तो नीतीश कुमार, या बिहार का जो विधानमंडल है हम उसकी बात करते हैं, है ना। उसमें 66 पहले था, अब कितना है? 61, है ना। और समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों कानून ओवरलैप करता है ना, तो सबसे वैलिड किसका माना जाएगा? वो केंद्र का माना जाएगा, है ना। केंद्र का ही कानून को ऊपर रखा गया है। क्लियर है ना। तो उसी को हम बोलते हैं समवर्ती सूची। क्लियर है। आठ है, 8वीं अनुसूची में है राजभाषा, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि भारत का राजभाषा क्या है, अब सोच लिए होंगे हिंदी, है ना। क्योंकि भारत का राजभाषा वही है जो 8वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। सिंपल है। अब 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है इस पर बात करना है। 8वीं अनुसूची में शुरू में था 14 भाषा, लेकिन अब कितना है? 22 भाषा, है ना। तो 22 भाषाएं जो है भारत का जो है वो क्या है? राजभाषा है। तो यानी हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है ना। तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश नहीं है, वो अलग अलग जो एरिया है, जैसे बिहार में अगर हिंदी है ना, तो साउथ में तमिल, तेलुगु, है ना, कन्नड़, ये सारे चीज़ें जो है वो जो क्षेत्रीय भाषा है उसके बारे में बात करता है ना। तो सिर्फ यही आता है कि 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है, तो आपको बताना है वो राजभाषा। क्लियर। नौमा अनुसूची है जिसको बोलते हैं NJR, जिसको आप बोलते हैं नो जुडिशियल रिव्यू। अब इसका क्या मतलब है? ये जोड़ा गया है क्योंकि फर्स्ट हम क्या बोले हैं कि ओरिजिनल में 8 ही था, है ना। तो 8 तक हम पढ़ लिए। 9वां में क्या है? यही है, नो जुडिशियल रिव्यू, है ना। ये जोड़ा गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय एक माहौल बना कि जो गरीब है उसको भी क्या है? मेन धारा में लाया जाए, यानी जो भूमिहीन परिवार है उसको भी क्या है? भूमि दिया जाए, है ना। तो जो अमीर थे
जो सामंतवादी लोग हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो सरकार क्या किया, उसको ज़मीन लेना शुरू कर दिया और वो क्या किया, गरीबों में बांटने लगा। अब भूदान आंदोलन की बात सुने होंगे, विनोबा भावे के बारे में, जयप्रकाश नारायण भी उसमें थे, है ना। तो वो जो भूमि अधिग्रहण की बात हुई थी, है ना, तो उसमें क्या है कि मान लेते हैं कि आपका जो ज़मीन है 500 बीघा, वो क्या किया, सरकार ने ले लिया, हड़प लिया। तो अब ये क्या करते थे, कोर्ट चले जाते थे कि बताइए जी हमारा फंडामेंटल राइट का हनन है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार क्या है, एक फंडामेंटल राइट था, है ना। तो सरकार ने एक तरीका अपनाया कि ऐसा करेंगे कि भूमि से रिलेटेड जितने भी रूल होगा हम 9वीं शेड्यूल में डाल देंगे, और जब 9वीं शेड्यूल में डालेंगे उस पर क्या करेगा, कोर्ट जो है वो सुनवाई नहीं करेगा। क्लियर है। इसी के लिए हम बोलते हैं NJR, नो जुडिशियल रिव्यू, है ना। क्या अभी भी वही रूल है? नहीं। 2007 में एक रूल आया था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बोला है कि अब जो है कि यदि फंडामेंटल राइट का कुछ, अगर सरकार कुछ ऐसा करती है जिसमें फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो हम क्या करेंगे कि 9वीं सूची में या 9वीं अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट डाला जाएगा, है ना, उसको भी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। यानी अभी क्या तरीका है कि आप 9वीं अनुसूची में डाल भी देंगे तब भी क्या करेगा, कोर्ट रिव्यू करेगा। क्लियर है, चेक करेगा कि किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। क्लियर, सिर्फ इस बेस पर इसको चेक कर सकता है। क्लियर है, ये बात है। दसवां है, उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन, यानी दल बदल कानून। ये आया है 52 में संविधान संशोधन 1985 में, है ना। इसका क्या मतलब है, दल बदल कानून, ये पार्टी से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि कोई पार्टी अभी क्या है ना, अभी आप बिहार की बात कर लीजिए, जदयू और क्या था, जदयू और राजद अलग अलग था, है ना। जदयू के साथ कौन था, बीजेपी, है ना, NDA। लेकिन क्या हुआ कि वो तोड़ के किसके साथ आ गया, राजद के साथ, है ना। तो ये जो दल बदल हो रहा है उसमें कुछ रूल होता है ना। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपको दल बदल कानून के अंतर्गत आपका जो सदस्यता है वो समाप्त की जा सकती है। ये क्या है मामला, हम इस पर भी बात करेंगे। क्लियर, सिर्फ हम क्या है कि सिर्फ हम एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। 10 हो गया। 11 में आपको पता है पंचायत है, और ये कब आया है ना, 73 में संविधान संशोधन 1973 में, है ना। पंचायत के बारे में जो हम नीचे लोकल इलेक्शन की बात करते हैं, है ना। और 12वें नंबर पर है वो है नगर पालिका, और वो क्या है, ये 74 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1994, है ना। एक साल बाद ही आ गया। और अगर आप पूछेंगे तो इसमें टोटल है 29 सब्जेक्ट है पर ही कानून बनाता है, और ये जो है वो 18 सब्जेक्ट पर है वो कानून बनाता है। क्लियर है। तो ये जो पूरा है वो है अनुसूचियाँ, और अनुसूची के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्या है खूब सवाल पूछा जाता है। क्लियर है। तो अगर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में, फर्स्ट अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, है ना, यानी भारत का संघ और राज्य क्षेत्र जो है वो कौन कौन है और कैसे है, पूरा क्षेत्र के बारे में बात करता है। सेकेंड में क्या है, वेतन भत्ते, है ना, और पेंशन, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना पोस्ट है उनका वेतन कहाँ कितना होना चाहिए, भत्ते क्या होना चाहिए, कहाँ से आएगा पैसे, है ना, कौन उनको सैलरी देगा, ये सारे बातें यहाँ पे लिखा हुआ। तीसरा क्या है, शपथ, है ना, कौन किसको शपथ दिलाएगा। क्लियर है। चौथा क्या है, राज्यसभा सीट, है ना, यानी कौन सा राज्य कौन सा यूटी को राज्यसभा का कितना सीट मिलेगा। पाँचवा क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं शेड्यूल एरिया, शेड्यूल, पाँचवें में। छठा क्या है, ट्राइबल है, जिसमें हम AMTM की बात की है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और क्या आसाम,
है ना, इसके बारे में बात किया। बेसिकली जनजातियों से जो रिलेटेड होता है, ट्राइबल लोगों से जो रिलेटेड है, हम इस पर बात करते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है कि सेंटर और स्टेट के पास पावर है कि वो कौन कौन सा विषय पर कानून बना सकता है। उसी में हम पर है सेंटर लिस्ट या यूनियन लिस्ट, उसमें 100 सब्जेक्ट है भाई, है ना। फिर स्टेट लिस्ट पर है, उसमें अब कितना है, 61 है, पहले 66 था, है ना। फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों कानून बना सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जिसको माना जाएगा वो है यूनियन वाला ही, केंद्र वाला ही कानून है, और उसमें भी लगभग कितना है, 52 सब्जेक्ट है। क्लियर है। 8वीं में हम पढ़े हैं कि राजभाषा, यानी भारत की राजभाषा कितना है, पहले 14 था, अब कितना है, 22 है ना। तो ये 8वीं अनुसूची में है। और 9वीं अनुसूची क्या है कि भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड मामला है ना, नो जुडिशियल रिव्यू, है ना, NJR जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या है कि अगर 9th शेड्यूल में जो है अगर डाल दिया कोई सब्जेक्ट को क्या है, तो उसमें क्या है, कोर्ट जो है रिव्यू नहीं करेगा। क्लियर। लेकिन ऐसा बात नहीं है। 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दिया है कि अगर फंडामेंटल राइट के बेस पर अगर कोई चैलेंज करता है तो भी हम क्या करेंगे, जुडिशियल, अगर 9th शेड्यूल में ही कोई सब्जेक्ट डाला गया है उसको भी हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम 10वें में पढ़ते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, पार्टियां इधर से उधर होती रहती है, उसको रोकने के लिए क्या है कानून है 52 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 की बात करता है ना, इस पर भी बात करेंगे। और जो 11वां नंबर पर है पंचायत, 11वीं शेड्यूल जिसको बोलते हैं या 11वीं अनुसूची बोलते हैं, वो हम पढ़ते हैं 73 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 में ये आया है ना। और ये 19 सब्जेक्ट पर ये जो है कानून बना सकता है। आपको पता है पंचायत में क्या क्या चीज़ें होता है ना, चुनाव भी होता है, बहुत मारामारी भी होता है, और नगर पालिका है। और नगर पालिका का मतलब है कि जो चीज़ें गांव में होता है वही चीज़ें शहर में जो है उसी का बेस है ना। उसमें 18 सब्जेक्ट है, और ये लाया गया है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1994, है ना। तो ये जो टोटल है, चाहे हम चैप्टर की बात करें या अनुसूची की बात करें, इसका मेन मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जितना अच्छे से जो है वो संविधान को पढ़ा जाए, एक फ़्लो में पढ़ा जाए, और कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है वो आपको अच्छे से मिल जाए, है ना। इसके बारे में ये सब सारा चीज़ें लिखा हुआ है ना। तो आगे जब भी हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट भाग से, जिसमें हम पढ़े थे राज्य और है ना यूटी का जो क्षेत्र है, हम उसके बारे में 1 से 4 जो फर्स्ट भाग है हम उसको शुरुआत करेंगे। क्लियर है। तो आप बने रहिए, है ना। थैंक यू।